प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सिनिक्स तथा साइरेनेइक्स विचारधारा। लेक्चर नंबर 21। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि बेटा, यदि आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों को अच्छे से समझना हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोफिस्टों के राजनीतिक विचारों को समझें, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। सोफिस्टों के विचारों को समझने के बाद में सुकरात को अच्छे से समझें, सुकरात के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझें। मैंने सुकरात के ऊपर भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद में हमने आपको कहा था कि भाई सिनिक्स और साइरेनेइक्स विचारधारा को भी समझना ज़रूरी है। जब ये चारों बातें आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लेटो से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है उसको आप समझ चुके हैं, और प्लेटो से पूर्व का राजनीतिक चिंतन यदि आपकी समझ में आ जाता है तो फिर प्लेटो को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटो को समझने में दिक्कत नहीं है तो अरस्तु भी जो है प्लेटो का शिष्य है, अरस्तु को भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद में संत थॉमस एक्विनास को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक्विनास ने भी अरस्तु के विचारों को कुछ हद तक स्वीकार किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बर्ग महोदय हैं, कार्ल मार्क्स है, अराजकतावाद है, मार्क्सवाद, अराजकतावाद है, व्यक्तिवाद है। बेटा, ये दुनिया भर की जो विचारधाराएं हैं निश्चित रूप में इनको आप गंभीरता से समझ सकते हैं, बशर्ते कि मैं जिस क्रम से आपको समझा रहा हूँ उस क्रम से आप राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझें तो। ठीक है बेटा, चलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है कि बेटा, सबसे पहले आपको राजनीति दर्शन के जनक कौन है? राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो। राजनीति सिद्धांत के जनक कौन है बेटा? प्लेटो। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है बेटा? अरस्तु। तो बेटा, आपको प्लेटो अरस्तु को अच्छे से समझना हो, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को अच्छे से समझना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्लेटो से पहले का राजनीतिक चिंतन समझें आप। जैसे मैंने क्रम से आपको बता दिया है, पहले सोफिस्टों को समझे, मैंने अपलोड कर दिया है, फिर सुकरात को समझे, सुकरात भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद में सिनिक्स और साइरेनेइक्स, ये 2 विचारधाराएं, इनको समझें। इन चारों को समझने के बाद में हम प्लेटो को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो आज का हमारा लेक्चर है सिनिक्स तथा साइरेनेइक्स विचारधारा, इसके बाद में हम जो है प्लेटो का ही श्री गणेश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम सबसे पहले आपको यहाँ बता रहे हैं क्या बेटा, जो ये सिनिक्स और साइरेनेइक्स विचारधारा हैं, ये दोनों विचारधाराएं सुकरात की शिक्षाओं और बलिदान से प्रेरित 2 विचारधाराएं हैं। जरा ध्यान दें मैंने क्या बोला है। मेरे एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में गागर में सागर भरने वाली बात होगी यदि आपने किसी भी हमारे लेक्चर को पूरा का पूरा कभी देखा हो तो। देखिए बेटा, फिर से बोल रहा हूँ मैं। सुकरात कौन थे बेटा? प्लेटो के गुरु। सुकरात एथेंस के जन्मजात नागरिक थे। ठीक है बेटा, तो सुकरात की शिक्षाओं, चूँकि सुकरात एथेंस के अंतर्गत, यूनान के अंतर्गत गलियों में, चौराहों पर खड़ा होकर के और लोगों से जो है प्रश्न पूछता था। ठीक है बेटा, तो सुकरात की शिक्षाओं और सुकरात के बलिदान से, सुकरात का बलिदान मतलब सुकरात ने जब यूनान के अंतर्गत घूम घूम कर, गलियों में घूम घूम कर, चौराहे पर खड़ा होकर लोगों से प्रश्न पूछा तो वहाँ का जो शासक वर्ग था वो उस पर रुष्ट हो जाता है और सुकरात पर आरोप लगाया गया कि भाई जो है सुकरात
यहाँ के युवाओं को भड़का रहा है, यहाँ के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और ये आरोप लगा करके और सुकरात को मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि सुकरात ने कानूनों का पालन करते हुए मृत्यु को भी गले लगाया था। ये सब बातें मैंने पीछे जब सुकरात समझाया तब बता दी हैं। तो सुकरात की शिक्षा और बलिदान से प्रेरित होकर के दो विचारधाराओं का उद्भव होता है। वो दो विचारधाराएं कौन सी हैं? सिनिक्स और साइरेनिक्स। ठीक है बेटा, तो नोट करें, सुकरात की शिक्षाओं तथा बलिदान से प्रेरित होकर के दो विचारधाराओं का जन्म होता है, सिनिक्स और साइरेनिक्स। जरा समझिए बेटा, सिनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे एंटीस्थेनीज। जरा ध्यान दें, सिनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो एंटीस्थेनीज थे। ये आपसे कंपटीशन पूछा जा सकता है। और साइरेनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक थे बेटा वो थे एरिस्तिपस। क्या? एरिस्तिपस। आधा प है फिर पूरा प है, एरिस्तिपस। ठीक है, ये जो है साइरेनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर ये दो प्रश्न बन गए कि भाई सिनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे और साइरेनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो आप इसको नोट कीजिएगा। मैंने देखा है कि ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं, और जब वो सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आगे जा कर के फिर वो स्टोइक्स और ईसाईयत को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास को अच्छे से समझना हो तो उसको आपको क्रमबद्ध रूप में समझना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप में समझना पड़ेगा। उसमें एक मैं कहूँगा कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है तो कड़ी से कड़ी का ही जब हम जोड़ करते हैं तो उससे एक माला का निर्माण होता है। ऐसे ही सभी विचारकों को जब तक हम नहीं समझेंगे, मतलब जब तक एक एक कड़ी को नहीं समझेंगे तब तक पूरी की पूरी एक चैन का निर्माण नहीं हो सकता, एक चैन को हम नहीं समझ सकते हैं। अब समझे बेटा, सबसे पहले ध्यान देंगे कि ग्रीक भाषा में सिनिक का अर्थ कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रीक भाषा में सिनिक, ये सिनिक्स ले रहे हैं हम, ग्रीक भाषा में सिनिक का अर्थ कुत्ता होता है। अब डॉग होता है, कुत्ता होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये सिनिक्स विचारधारा के समर्थक विद्वान थे या सिनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक एंटीस्थेनीज थे, इनकी विशेषता ये थी, क्या थी कि ये सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना करते थे। मतलब ये सामाजिक रूढ़ियों की, सामाजिक परंपराओं की, सामाजिक प्रथाओं की आलोचना करते थे और इनको जो है स्वीकार नहीं करते थे। अब ये सामाजिक रूढ़ियों की, परंपराओं की, प्रथाओं की आलोचना कर रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण ही जो है एक प्रकार से इसको कुत्ते का सादृश्य दिया गया। हालांकि कुत्ता एक वफादार होता है, लेकिन फिर भी वो कह दिया जाता है कि भाई कुत्ते की पूंछ को भले ही कितना जो है आप सीधा कीजिएगा लेकिन वो वापस मुड़ ही जाएगा। तो इस रूप में इन्होंने इसकी जो व्याख्या की है। खैर, इसमें हम ज़्यादा गंभीरता में ना जाकर के सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि भाई ग्रीक भाषा में सिनिक का अर्थ कुत्ता होता है, और ये जो हैं ये सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना करते थे। मतलब जो ये सिनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक थे ये क्या थी? सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना करते थे। ये एक बात ये नोट करनी। नेक्स्ट बेटा, साइरेनिक्स विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? एरिस्तिपस। एरिस्तिपस। तो साइरेनिक्स विचारधारा का जो प्रवर्तक था वो अफ्रीका के नगर साइरिनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? साइरिनी, मतलब अफ्रीका का एक नगर है साइरिनी। तो इस अफ्रीका के नगर साइरिनी के नाम से ही साइरेनिक्स नाम रखा गया। ठीक है बेटा, आप देखें। अब हम ये समझें कि आखिर दोनों विचारधाराएं क्या कह रही हैं। कौन कौन? सिनिक्स और साइरेनिक्स। बेटा इन दोनों को समझना निहायत ज़रूरी है। इन दोनों को आप समझ जाते हैं तो देखिएगा, मैंने पहले यहाँ नोट किया है, बर्क महोदय हैं, ये जो है परंपराओं का, रूढ़ियों का
क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ये रूढ़िवादी हैं। तो इसका मतलब जो वर्ग हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। और फिर जो अराजकतावादी हैं, अराजकतावादियों के ऊपर मैं कहूँगा सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा का पूरा प्रभाव पड़ा है। फिर कार्ल मार्क्स हैं। तो बेटा कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ, मैं एक विश्व नागरिक हूँ। मार्क्स ने कहा कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ। तो ये भी सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक है ये भी अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे। समानता है ना। तो डेफिनेटली सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा का प्रभाव अराजकतावादियों पर भी पड़ा, मार्क्सवाद पर पड़ा, लेकिन वर्ग इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा दोनों विचारधाराएं सुकरात के आत्मज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित थे। अब जरा ध्यान दें, दोनों के दोनों जो ये विचारधाराएं हैं, दोनों के दोनों जो ये प्रवर्तक हैं, दोनों के दोनों ये जो प्रवर्तक हैं, ये सुकरात के आत्मज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित थे। अब सुकरात का ज्ञान का सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया। सुकरात ने 2 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। बाहरी ज्ञान ऐसा होता है जो कि इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है और जो कि अपने आप में अस्थायी होता है, उसमें पूर्ण सत्यता नहीं होती है। लेकिन वास्तविक ज्ञान ऐसा है जिसके अंतर्गत पूर्ण सत्यता होती है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या कहता है कि सभी भौतिक वस्तुओं के पीछे एक सत्य विचार मौजूद होता है और उस सत्य विचार को प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। ये सुकरात ने कहा था वास्तविक ज्ञान का अर्थ बताते हुए। तो डेफिनेटली सुकरात ने जो अपना ज्ञान का सिद्धांत दिया था, उस ज्ञान के सिद्धांत से ये सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधाराएं प्रभावित होती हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट बात लिखेंगे, ये का मतलब क्या बेटा, दोनों सिनिक्स और साइरेनिक्स मतलब एंटिस्थेनीज और एरिस्टिपस ये उग्र व्यक्तिवादी थे। मतलब जो सिनिक्स और साइरेनिक्स ये दोनों ही उग्र व्यक्तिवादी थे। मतलब इनके विचार में जो आधार था वो व्यक्ति था, व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। क्या व्यक्ति था, व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये प्रत्येक वस्तु का मापदंड मनुष्य को ही मानते थे। मतलब मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इस बात को ये दोनों विचारधाराएं भी स्वीकार करती हैं। और इसी बात को सोफिस्टों ने भी कहा था। प्रोटैगोरस क्या कहते हैं कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। यस, मैं क्या कह रहा हूँ आप क्रमबद्ध रूप में समझते जाइएगा, आपको ज़्यादा बात जोड़ने की जरूरत नहीं अपनी तरफ से, स्वतः ही सारी बात स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसके बाद में ये जो सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधाराएं हैं ये दोनों ही परिवार, संपत्ति और राज्य के विरोधी थे। मतलब एंटिस्थेनीज और एरिस्टिपस अर्थात सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा बेटा परिवार, संपत्ति और राज्य के विरोधी थे। मतलब इन्होंने परिवार, संपत्ति और राज्य का विरोध किया। अब जरा ये तीनों की तीनों जो संस्थाएं उठाकर यहाँ लाए, क्या अराजकतावादियों ने परिवार का विरोध नहीं किया? क्या अराजकतावादियों ने संपत्ति का विरोध नहीं किया? क्या अराजकतावादियों ने राज्य का विरोध नहीं किया? अराजकतावादी भी तो यही कहते हैं कि राज्य, संपत्ति और धर्म का अंत होना चाहिए। और मार्क्सवादी भी यही कहते हैं क्या कि संपत्ति, राज्य और धर्म का अंत होना चाहिए। मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की गोली है, धर्म के नाम पर लोगों को बेहोश किया जाता है। यह अफीम की गोली है, जो धर्म की गोली खा लेता है वो बेहोश हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमें गरीब बना करके भेजा है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ये सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा है इसका प्रभाव आगे जा कर के अराजकतावादियों पर और मार्क्सवाद पर भी पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा, सारा विश्व ही उनका राज्य था। मतलब सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, जो समर्थक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सारा विश्व ही उनका राज्य था। मतलब पूरे विश्व को ये अपना राज्य मानते हैं। अब पूरा विश्व राज्य मान रहे हैं तो मार्क्स ने क्या कहा था कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी सक्रिय हूँ। इसका मतलब मार्क्स ने ये बात यहीं से ली है। अब ली ना ली अलग बात है, लेकिन कार्ल मार्क्स ये बात तो कह ही रहे हैं। ठीक है बेटा। और सारा विश्व ही उनका राज्य था, वे संपूर्ण विश्व नागरिक थे। मतलब ये अपने आप को संपूर्ण विश्व का नागरिक मानते हैं। सिनिक्स और साइरेनिक्स संपूर्ण विश्व का नागरिक अपने आप को मानते हैं। तो क्या मार्क्स ने ये नहीं कहा कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ? ये कहते हैं विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ। देखिएगा आप, ये बात दोहरा रहा है ना कार्ल मार्क्स।
दोहरा, इसलिए मैंने आपको कहा है सोफिस्ट, सुकरात, सिनिक्स, साइरेनिक्स, प्लेटो, अरस्तु, इनको समझ जाइएगा, इसके बाद की कोई टेंशन नहीं है। सारे विचारक स्वतः ही समझ में आते चले जाएंगे, थोड़ा सा संकेत करूँगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इधर आए बेटा, वास्तव में देखा जाए तो सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं सारी बाहरी वस्तुएं सांसारिक वैभव ज्ञान में बाधक हैं। मतलब इनका कहना है कि जो सारी बाहरी वस्तुएं हैं वो सांसारिक वैभव ज्ञान में बाधक है। ज़रा ध्यान दें, सारी बाहरी वस्तुएं सांसारिक वैभव ज्ञान में बाधक हैं। नोट करेंगे आप, सारी बाहरी वस्तुएं, जितनी बाहरी वस्तुएं हैं, सारी बाहरी वस्तुएं और सांसारिक वैभव, सांसारिक धन दौलत, सांसारिक विलासिता, सांसारिक वैभव ज्ञान में बाधक। इन्होंने कहा ज्ञान में बाधक कौन है? बाहरी वस्तुएं और सांसारिक वैभव। इन्होंने कहा कि ज्ञान में बाधक है। नेक्स्ट, सिनिक्स राजनीतिक विचारधारा नवीन क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। क्या मतलब है? मतलब जो सिनिक्स राजनीतिक विचारधारा है जिसके प्रवर्तक एंटिस्थेनीज हैं, सिनिक्स राजनीतिक विचारधारा ने एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। एक नई क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। किसने? सिनिक्स विचारधारा। नई क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म क्यों दिया, कैसे कह सकते हैं? हम इन बिंदुओं के आधार पर ये बात कह सकते हैं। आप नोट करते जाएंगे। नंबर 1, सिनिक्स राजनीतिक विचारधारा ने नवीन क्रांतिकारी विचारधारा को जो जन्म दिया, इसके लिए हम 6 बातें बता सकते हैं। नंबर 1, सिनिक्स विचारधारा वास्तविक रूप में क्रांतिकारी विचारधारा इसलिए है, क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म इसलिए दिया है कि ये कहते हैं कि हम विश्व नागरिक हैं। मतलब ये कहते हैं कि हम विश्व नागरिक हैं। इन्होंने विश्व नागरिकता के ऊपर बल दिया, नंबर 1। नंबर 2, समानता और बंधुभाव के ऊपर बल दिया। मतलब इन्होंने समानता और भाईचारे की बात की। नंबर 3, सादा जीवन पवित्र विचार। इन्होंने सादा जीवन और पवित्र विचार की बात की, जिसके कि मैं कहूँगा कि हमारे भारत के अंतर्गत मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी ये बात कही थी। और सादा जीवन पवित्र विचार पर बल दिया। और इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, मतलब प्रकृति की ओर लौट चलो का इन्होंने नारा लगाया था। आगे चलकर के जीन जैक्स रूसो ने भी तो ये बात कही थी। जीन जैक्स रूसो जो कि एक समझौतावादी विचारक हैं, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। 3 विचारक ना महत्वपूर्ण, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों ही राज्य की उत्पत्ति का संविदा सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत हैं या सामाजिक समझौता सिद्धांत देते हैं। तो डेफिनेटली प्रकृति को और लौटो का नारा कौन दे रहे हैं? सिनिक्स विचारधारा दे रही है। तो रूसो ने भी ये बात कही आगे चल करके कि प्रकृति को और लौट चलो। इसका मतलब ये हो गया कि रूसो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सिनिक्स विचारधारा से प्रभावित हो रहे। जरा आप देखिएगा, जब हम ये बातें समझ जाते हैं तो आगे के राजनीतिक विचारकों को समझने में आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट, सिनिक्स विचारधारा अपने विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति को मानती है। मतलब इसका कहना है कि व्यक्ति से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और जैसे कि सोफिस्टों ने कहा था कि भाई मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, तो इस बात को जो है सिनिक्स विचारधारा भी स्वीकार कर रही है। और इसलिए अपने विचारों का केंद्र बिंदु इन्होंने व्यक्ति को माना। नोट करेंगे, अपने विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना। नेक्स्ट, ये 3 हो गए, इसके बाद में 4 और ये 5। चाहें तो आप इसको जो है छठा बना सकते हैं, प्रकृति की ओर लौटो का नारा। विश्व राज में विश्वास करते थे। डेफिनेटली जो सिनिक्स विचारधारा है विश्व राज में विश्वास करती है। जैसे कि मैंने यहाँ बता भी दिया था कि सारा विश्व उनका राज्य था। ये साइरेनिक्स भी मानते हैं और सिनिक्स विचारधारा, मतलब दोनों विचारधारा ये मानते हैं। क्या मानते हैं? कि सारा विश्व ही उनका राज्य है, इसलिए ये विश्व राज में विश्वास करते थे। मतलब पूरी दुनिया ही जो है उनका क्या है? राज्य है, पूरी दुनिया ही। जैसे कि भारत के अंतर्गत कहा जाता है कि पूरा विश्व ही उनका परिवार है। भाई भारत में प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कि पूरा विश्व ही उनका परिवार है, पूरा विश्व उनका परिवार है। यहाँ पर पूरा विश्व उनका जो है राज्य है। तो ज़रा बात देखिएगा, बात एक ही आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ कहा जा सकता है कि सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा को यदि आपको समझना है तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में दोनों का निष्कर्ष निकालते हैं। बेटा, सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा
मतलब दोनों संप्रदाय या विचारधारा, दोनों संप्रदाय का मतलब बेटा सिनिक्स, साइरेनिक्स, दोनों संप्रदाय व्यक्तिवाद पर बल देते हैं। मतलब सिनिक्स और साइरेनिक्स दोनों ही विचारधारा या संप्रदाय व्यक्तिवाद पर बल देते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके विचारों का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो व्यक्ति है, मनुष्य है, मानव है। क्योंकि सोफिस्टों ने मानवतावाद की बात की, सुकरात ने मानवतावाद की बात की, और सिनिक्स साइरेनिक्स भी मानवतावाद की बात कर रहे हैं। आप जरा देखिएगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये दोनों की दोनों जो विचारधाराएं ये राज्य को अनावश्यक मानती हैं। इनका कहना है कि राज्य अनावश्यक, इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब अराजकतावादी क्या करें, राज्य अनावश्यक है, राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो आप, इसका मतलब अराजकतावादियों पर भी प्रभाव पड़ा है। किसका? सिनिक्स साइरेनिक्स। इसलिए मैंने कहा था कि सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा को समझें। नेक्स्ट, सिनिक्स साइरेनिक्स विश्व बंधुता एवं मानवीय समानता को महत्व देते हैं। मतलब जो सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा हैं ये दोनों ही विश्व बंधुता एवं मानवीय समानता को महत्व देते हैं। मतलब मानव की समानता की बात करते हैं, कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भाईचारा हो, बंधु भावना हो, प्रेम हो। इसके बाद में ये दोनों ही जो है सद्गुण ही ज्ञान है। क्या? सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ उन्मुक्ति था। ये कहते हैं कि भाई सद्गुण ही ज्ञान है, और ज्ञान का अर्थ इन्होंने उन्मुक्ति माना है। मतलब अज्ञान से मुक्ति, अज्ञान से उन्मुक्ति, मूर्खता से उन्मुक्ति, मूर्खता से मुक्ति, समझ गए? अबुद्धिवाद से मुक्ति, बुद्धिवाद की प्राप्ति, अविवेक से मुक्ति, विवेक की प्राप्ति। ठीक। अब नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे यहाँ कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब सिनिक्स साइरेनिक्स का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा इसका जो प्रभाव पड़ा है वो वास्तव में देखा जाए तो जो स्टोइक्स विचारधारा है, स्टोइक्स विचारधारा है, इस स्टोइक्स विचारधारा पर इनका प्रभाव पड़ा, और ईसाइयत के प्रथम गुरुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा, विशेषकर सिनिक्स विचारधारा का। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा, आगे चलकर आप स्टोइक्स भी पढ़ेंगे और ईसाइयत विचारधारा को भी हम पढ़ाएंगे। मध्य युग के राजनीतिक विचार को हम समझाएंगे। मध्य युग का जो प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है संत थॉमस एक्विनास है। तो एक्विनास को तो हमने वैसे तो अपलोड कर भी दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावली आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्यों इनको आधुनिक कहा गया, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक्विनास, मैकियावली, होब्स, लॉक, रूसो, ये सारे के सारे राजनीतिक विचारक मैंने अपलोड कर दिए। ये तो क्या था कि कुछ लेक्चर बचे हुए थे, इसलिए अब हमको क्रमबद्ध रूप में ये समझाना है। बेटा इसका प्रभाव स्टोइक्स और ईसाइयत के प्रथम गुरुओं पर पड़ा। अब स्टोइक्स जो हैं, स्टोइक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सिनिक्स और साइरेनिक्स का। जैसे इन्होंने विश्व राज्य की बात की, और विश्व समाज में क्या, विश्व समाज में इसको विकसित किया। क्या? विश्व समाज में जो है स्टोइकों ने सिनिक्स विचारधारा को विकसित करने का काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व राज्य और विश्व समाज में जो है इन्होंने इस सिनिक्स विचारधारा को विकसित किया। मतलब मूल बात यह कि विश्व राज्य और विश्व समाज की अवधारणाओं में इन्होंने, किसने, स्टोइक्स ने विकास किया, इसको विकसित किया। मतलब सिनिक्स विचारधारा को स्टोइक्स विचारकों ने विश्व राज्य और विश्व समाज में विकसित किया। ऐसे नोट कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, स्टोइक्स विचारकों ने सिनिक्स विचारों को, सिनिक्स के ये विचार हैं, ये मैंने पहले बता दिया, विश्व राज्य की बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्टोइक्स विचारकों ने सिनिक्स विचारों को विश्व राज्य और विश्व समाज में विकसित किया। क्या? विश्व राज्य और विश्व समाज में विकसित किया। अब ये प्रभाव पड़ा स्टोइक्स पर। मध्य युग के अंतर्गत राज्य और जो है चर्च के मध्य विवाद होता है,
तो ईसाईयत विचारधारा के ऊपर भी सीनिक्स विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। कैसे? ईसाईयत के प्रथम गुरुओं पर इसका प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? कि धार्मिक पक्ष को ईसाई धर्म ने आगे बढ़ाया। मतलब सीनिक्स विचारकों ने जो धर्म नैतिकता की बात की थी, इसको जो है ईसाईयत के प्रथम गुरुओं ने क्या किया? आगे बढ़ाया। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बेटा, यूनान का राजनीतिक चिंतन या प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, इन दोनों मूल बात क्या है कि इन दोनों के अंतर्गत जो राजनीति होती है वो राजनीति धर्म से प्रेरित होती है, मतलब नैतिकता से प्रेरित होती है, नैतिकता को आधार माना जाता है। मतलब राजनीति और धर्म एक प्रकार से अंतर्गुम्फित हैं, मध्य युग में भी और प्राचीन युग में भी। लेकिन आधुनिक युग में राजनीति और धर्म को या राजनीति और नैतिकता को बिल्कुल पृथक किया गया। और किसके द्वारा ये काम किया गया? मैकियावेली के द्वारा। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। ये लास्ट वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे विश्वास है आप सीनिक्स तथा शायरेनिक्स विचारधारा को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ तक हमने जो समझा है, आपको प्लेटो से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है वो बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब प्लेटो से पहले का राजनीतिक चिंतन आप समझ जाते हैं तो फिर प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि जो भी पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, इनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकेगी। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।